अब चलते हैं आगे, नोट देख लेते हैं। अब इस नोट में क्या कहा गया है, कॉस्ट को मेजर किया जाता है दो टाइम पे, यानी कॉस्ट को हम फाइंड आउट करते हैं दो टाइम पे, एक बिफोर प्रोडक्शन और दूसरा आफ्टर प्रोडक्शन। जब कॉस्ट को बिफोर प्रोडक्शन फाइंड आउट किया जाता है तो उस कॉस्ट को बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, और जब आफ्टर सेल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। अब सवाल आता है कि हम एस्टिमेटेड कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं और एक्चुअल कॉस्ट क्यों फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब इसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें एक्चुअल नहीं पता कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम, हम सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं। अब ये अंदाजा क्यों लगाया जाता है? कई बार जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भरवाया जाता है, जब टेंडर भरवाया जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको अपना प्राइस कोट करना होता है। सपोज एक सड़क बना देगा तो कितने प्राइस में बना देगा, एक फ्लाईओवर बनाएगा तो कितने प्राइस में बना देगा, तो उसको काम शुरू करने से पहले अपना एक टेंडर प्राइस कोट करना होता है या कोटेशन प्राइस सामने रखना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ, शुरू करने से पहले एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि आखिर हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी और कितनी कॉस्ट पर हम इस प्रोजेक्ट को, इस फ्लाईओवर को, इस सड़क को बना के तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें प्राइस पहले बताना है या कोट करना पड़ता है तो उस समय हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। अब बात करें एक्चुअल कॉस्ट की, तो एक्चुअल कॉस्ट तो नाम से क्लियर है, जो कॉस्ट एक्चुअल होती है, मतलब जब हम सेल करेंगे तो हमें सारे खर्चे ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम पर हम कई अजम्पशन लगाएंगे, कई अलग अलग मेथड्स लगाएंगे, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिर अंदाजन हमारी कॉस्ट कितनी हो सकती है। अब ये अंदाजा गलत भी हो सकता है, अगर गलत हो गया, आपने जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट सोची थी उससे ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट आ गई तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो उतना ही पैसा देगा ना जितना आपने उसे बताया था पहले। अब वो ये बात थोड़ी ना समझेगा कि उस टाइम पर आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई थी, बाद में एक्चुअल आपकी कॉस्ट ज्यादा लग गई। तो बिजनेस के अंदर हम जब एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकालते हैं तो उस समय पर हमें कई बातों को ध्यान रखना होता है, कई टेक्निक्स लगानी होती हैं, कई मेथड्स लगाने होते हैं, कई अजम्पशंस लगाने होते हैं, जिसके बेस पर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं। और हमेशा यही कोशिश करी जाती है जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट हो वो करेक्ट निकले या फिर लगभग अप्रॉक्स बराबर निकले एक्चुअल कॉस्ट के, क्योंकि बाद में अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा निकल गई एस्टिमेटेड कॉस्ट से तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर कम निकल गई तो फिर बहुत अच्छी बात है, फायदा हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस और कौन सी कॉस्ट कब निकाली जाती है। अब चलते हैं आगे अपने अगले नोट के ऊपर। कॉस्ट में भी एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड, इट इज नॉट द सेम थिंग एज एक्सपेंस, लॉस एंड एसेट। अब ये क्या चीज है, अब इस नोट को छोड़ो, भी समझाता हूं। पहले ये देखो, कॉस्ट का मतलब होता है आउटफ्लो, मतलब आपकी जेब से कोई भी पैसा खर्च हो रहा है वो आपकी कॉस्ट है। आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो कॉस्ट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। आपकी जेब से पैसा निकला मतलब ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट के अंदर कई सारी और टर्म्स इंक्लूड होती हैं। अब देखो कैसे मैं समझाता हूं। बात करें हम एक्सपेंस की, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, हर वो खर्चा जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट होता है वो एक्सपेंस कहलाता है। अब क्या एक्सपेंस कॉस्ट होता है? बिल्कुल, एक्सपेंस कॉस्ट होता है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंस ही कॉस्ट होता है? बिल्कुल नहीं। एक्सपेंस कॉस्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। एक्सपेंस ही सिर्फ कॉस्ट होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट और भी चीजें होती हैं। मैंने कहा ना, कॉस्ट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म इंक्लूड होती हैं। कॉस्ट के अंदर एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है, लॉस भी इंक्लूड होता है। अब लॉस कहां पर आता है? लॉस भी आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। कॉस्ट के अंदर एसेट भी इंक्लूड होता है। एसेट जब आप परचेस करते हो तो आपका पैसा तो आउटफ्लो होता है, आपके जेब से पैसा तो निकलता है। कॉस्ट का मतलब हो गया बिजनेस से पैसों का आउटफ्लो होना। एसेट आप परचेस करते हो तो एसेट परचेस करते समय भी तो पैसों का आउटफ्लो होता है, पैसा जेब से जाता है, तो एसेट में खर्च किया पैसा भी आपकी कॉस्ट कहलाती है। अब एसेट कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो क्या क्या चीजें कॉस्ट हो गई? एक्सपेंस हमारी कॉस्ट होती है, लॉस हमारे कॉस्ट होती है, एसेट हमारी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कॉस्ट होती है। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ है पहले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? वो इनकम जो आप अर्न कर सकते थे लेकिन आप अर्न नहीं कर पाए, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया इनकम लॉस्ट। वो इनकम जो आपको मिल सकती थी लेकिन आपको नहीं मिली, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जांपल मैं इसका दूं, सपोज आपका मन किया कि मैं जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे बिजनेस के लिए एक दुकान किराए पे लेनी होगी। अब दुकान मेरे पास अपनी खुद की पड़ी हुई है, तो
मैं बाहर से कहीं से किराए पे लेने से अच्छा एक काम करता हूँ, अपनी खुद की दुकान में बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हर कोई ऐसा सोचेगा कि अगर जब हमारे पास अपनी खुद की दुकान पड़ी है तो हम बाहर कहीं पे जाकर दुकान को किराए पे क्यों लें, हम अपनी खुद की दुकान को इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा रेंट बचेगा। तो आपने अपनी खुद की दुकान को इस्तेमाल कर लिया बिजनेस करने के लिए, इसमें आपका रेंट तो बच गया, लेकिन आपको एक और नुकसान हो गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को वो नुकसान भी नजर आता है, और उस नुकसान का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी एक कॉस्ट लग गई, अगर आप उस दुकान पर बिजनेस ना करते तो क्या करते, वो दुकान आप कहीं पे किराए पे दे सकते थे और उस दुकान से किराया कमा सकते थे। क्योंकि आपने उस दुकान पर बिजनेस किया, इसकी वजह से आपकी उस दुकान का किराया मारा गया, दुकान का किराया आपको नहीं मिला। तो वो जो दुकान का किराया आपको मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आपने वहां पर बिजनेस कर दिया। तो बिजनेस करने की वजह से आपको किराए का नुकसान हुआ, और उस किराए के नुकसान को हम कहेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी। वो रेंट जो आपको मिल सकता था वो आपकी इनकम लॉस है, और उस इनकम लॉस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्लियर हो गया आपको। अब बात करें अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मतलब इन कॉस्टों के अलावा और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो कॉस्ट की कैटेगरी में गिनी जाती है। एक्सपेंस, लॉस, एसेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो गिना ही जाता है कॉस्ट की कैटेगरी में, लेकिन और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। बाद में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी कॉस्ट होती है। अभी फिलहाल के लिए इतना सुनो, कॉस्ट एक ब्रॉड टर्म है और कॉस्ट के अंदर कई सारी टर्म इंक्लूड होती हैं। कॉस्ट का मतलब हो गया पैसे का आउटफ्लो होना। अब बिजनेस के अंदर आपके पैसों का कहीं से भी आउटफ्लो हो या आपकी इनकम का लॉस हो किसी भी तरीके से, तो वो आपके कॉस्ट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ऑल एक्सपेंस आर कॉस्ट बट ऑल कॉस्ट आर नॉट एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस कॉस्ट कहलाते हैं, या आपके जितने एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस तो अपने आप में कॉस्ट है, तो सारे एक्सपेंस कॉस्ट कहलाएंगे। लेकिन क्या सारी कॉस्ट एक्सपेंस होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। कॉस्ट तो एक्सपेंस के अलावा और भी बहुत कुछ होती हैं, लॉस हो गया, एसेट हो गया, कई सारी चीजें होती हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल एक्सपेंस आर कॉस्ट बट ऑल कॉस्ट आर नॉट एक्सपेंस। अब एक और लाइन देखो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे देखो पीएनएल अकाउंट के अंदर हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने डेबिट साइड में, बट ऑल कॉस्ट मे नॉट बी। लेकिन क्या हम पीएनएल अकाउंट के अंदर सारी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम पीएनएल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं लेकिन सारी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट तो कई सारी चीजें होती हैं। हम पीएनएल अकाउंट के अंदर कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं? सिर्फ एक्सपेंस और लॉसेस वाली। आपने सुना होगा ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो हमारी जो एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं पीएनएल के। एक्सपेंस हो चाहे लॉसेस हो, ये दोनों की दोनों हमारी कॉस्ट हैं, तो ये डेबिट साइड में आ गए। लेकिन इनके अलावा और भी कई सारी चीजें कॉस्ट होती हैं जो पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं आती, जैसे असेट। असेट का एग्जांपल दूं आपको, आपने कोई मशीनरी परचेस करी, तो मशीनरी कहां पर आती है? आपकी बैलेंस शीट में। प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट है, लेकिन कहां पर आता है? बैलेंस शीट में, ना कि पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट ऑल कॉस्ट मे नॉट बी। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इसकी, कॉस्ट में भी एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड, इट इज नॉट द सेम थिंग एज एक्सपेंस, लॉस और एसेट। अब एक बार एक्सपेंस, लॉस और एसेट को अच्छे से देख लेते हैं। आपके एग्जाम में इसी नोट को लेकर थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आराम से देख लेते हैं डिटेल में। मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक्सपेंस, लॉस और एसेट। अब इसके बारे में आराम से एक एक करके देख लेते हैं। एक्सपेंस इज दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड विच कंट्रीब्यूटेड टू द रेवेन्यू। एक्सपेंस जो है वो पोर्शन ऑफ कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंस कॉस्ट का एक हिस्सा है। कॉस्ट एक बहुत बड़ी टर्म है, तो एक्सपेंस भी कॉस्ट का एक हिस्सा है, ये आपको पता है। विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो कंज्यूम हो जाता है करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, मतलब एक्सपेंस पे किया हुआ खर्चा हम उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जितने खर्चे आते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं, और वो एक्सपेंस होते कौन से अकाउंटिंग पीरियड के? करंट अकाउंटिंग पीरियड के, क्योंकि वो सारे खर्चे उसी पीरियड में कंज्यूम कर लिए जाते हैं। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेवेन्यू, और वो सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। वो सारे खर्चों की वजह से ही हमारे क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स आती हैं। अगर हम ये खर्चा ना करते तो हमारे क्रेडिट साइड में इनकम ना आती। तो वो जो क्रेडिट साइड में हमारे रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, वो सब इन्हीं खर्चों को करने की वजह से ही आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट। अब हम इनका बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं। जब हम इनका बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं और ये हमारे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, तो हम इसको कह सकते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। अब ये एक्सपायर्ड हो गई, अब इससे और बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना मिलना था हमने कंज्यूम कर लिया। इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आती है। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन,
मशीन का डेप्रिसिएशन, हर साल जितनी मशीनरी यूज होगी उस साल उसका उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। हर साल हम मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तो मशीनरी के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। कमीशन ऑन सेल, डेबिट साइड में हमारा कमीशन ऑन सेल एक एक्सपेंस के नाम से आता है, एक्सेट्रा। तो आपको क्लियर हो गया एक्सपेंस का मतलब। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस का मतलब क्या होता है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट, सीधी बात है ये भी कॉस्ट का एक पार्ट है। कॉस्ट तो अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड विच डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू। अब देखो लॉस भी सेम ही हो गया एक्सपेंस की तरह, दोनों डेबिट साइड में आते हैं पीएनएल के अंदर, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा वो डिफरेंस क्या है। ऊपर की बातें सारी सेम है। लॉस इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, एंड विच डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू। अब आपका लॉस हो गया तो वो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? वो तो खुद ही अपने आप में लॉस है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, कहीं पे फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो आपका नुकसान हो गया। उस नुकसान ने रेवेन्यू जनरेट करने में कोई भी मदद नहीं करी, कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया रेवेन्यू जनरेट करने में, तो लॉस कभी भी रेवेन्यू जनरेट करने में कंट्रीब्यूशन नहीं देता। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, लॉस ऑफ अनइंश्योर्ड एसेट ड्यू टू फायर। तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करें एसेट की। एसेट भी हमारे कॉस्ट का ही पार्ट है। एसेट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच हैज नॉट बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब एसेट और लॉस और एक्सपेंस के अंदर डिफरेंस देखो। एसेट भी हमारे कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन इसका बेनिफिट हम पूरा कंज्यूम नहीं करते करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, व्हिच हैज नॉट बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। एसेट एक ऐसी कॉस्ट है जो हमें आने वाले फ्यूचर ईयर्स के अंदर भी बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी। इसका फायदा अभी खत्म नहीं हुआ, आगे इसका फायदा आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर और मिलेगा। तो अभी हमने इसको पूरा कंज्यूम नहीं किया है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, इसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना बाकी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन। आप जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीन की अमाउंट लिखते हो तो वो जो मशीन की अमाउंट होती है वो अमाउंट कैसे निकली होती है, हमने कॉस्ट ऑफ द मशीन में से डेप्रिसिएशन टिल डेट लेस कर रखा होता है, और उसके बाद जो वैल्यू आती है डेप्रिशिएटेड वैल्यू, वो लिखते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन सी अमाउंट लिखी जाती है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन। मतलब जितनी की हमारी एसेट कंज्यूम हो गई, उस एसेट को लेस करने के बाद अमाउंट जो बचती है उसको हम लिखते हैं अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्योंकि वो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट लगी जो हमने लेस करी, वो तो हम कंज्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं उस साल के अंदर, और वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारी कहां पर आ चुकी है, एक्सपेंस की कैटेगरी में, और वो ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है डेबिट साइड में। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आती है, जितने की एसेट बच जाता है, वो लिखते हैं हम अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्योंकि जितने का एसेट बच गया वही तो हमें फ्यूचर में फायदा देगा, क्योंकि जितने का डेप्रिसिएशन लग गया वो तो हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने का डेप्रिसिएशन तो लग गया, उतने का एसेट तो कंज्यूम हो गया, वो तो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे नहीं सकता। क्लियर हो गया आपको क्या आखिर एक्सपेंस और लॉस और एसेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, और कॉस्ट का इनसे क्या रिलेशन है, समझ में आ गया आपको। अब ऊपर वाले नोट को एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट में भी एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। अगर कॉस्ट एक्सपायर्ड है तो वो आपका एक्सपेंस है, और कॉस्ट अनएक्सपायर्ड है तो आपका वो एसेट है। इट इज नॉट द सेम थिंग। तो एक्सपेंस, लॉस और एसेट ये तीनों सेम चीज नहीं होती, ये तीनों में डिफरेंस होता है, वो हमने देख लिया। हम कह सकते हैं जो बड़ी टर्म है, जो ब्रॉड टर्म है वो क्या है, कॉस्ट, और जो नैरो टर्म है वो क्या है, एक्सपेंस, लॉस, एसेट। अब देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे हमें अच्छे से समझ में आ चुका है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक बार फिर भी इनको रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एसेटलमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें अच्छे से पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। तो अच्छे से पता है आप लोगों को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉलोज different method of costing because of differences in the nature of their activities। हर इंडस्ट्री डिफरेंट मेथड फॉलो करती है अपनी कॉस्ट को एसेटेन करने के लिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका अलग होता है। हर इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करा जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है,
यहीं अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अलग तरीके से काम करती है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपना अलग तरीके से काम करती है। तो हर इंडस्ट्री के अंदर उसके अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज का अलग अलग नेचर होता है। तो हर इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए अपने अलग अलग डिफरेंट मेथड लगाती है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेथड लगाती है। अगर यही बात करें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं वो 2-3-4 अलग अलग प्रोसेस में जाकर मैन्युफैक्चर होती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड इस्तेमाल करती है। यही कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो मेथड लगाया जाता है कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। तो हर इंडस्ट्री की अपनी अलग अलग नेचर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और उसी नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है हर इंडस्ट्री अपने मेथड्स को डिसाइड करती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां पर होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब कॉस्ट इनकर हो जाती है। जैसे ही कॉस्ट इनकर होगी, कॉस्ट खर्च होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम एंड कहां पर होता है? जब हम कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कर देते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, उसके बाद जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कॉस्ट को, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कॉस्ट को, जब हम कॉस्ट कंट्रोलिंग के मेथड लगाते हैं, तब जाके हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम खत्म होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग एम एट इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। फॉर दिस पर्पस वेरियस स्पेशलाइज्ड टेक्निक लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल एक्सेट्रा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एम क्या होता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए। किस तरीके से? कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। अगर हम अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल लगाएंगे और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। और कॉस्ट कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल। ये सब चीजों के ऊपर हमारे स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देख रहे हो आज के टाइम पे हर बिजनेस के अंदर कितना ज्यादा कंपटीशन है और बिजनेस उसी का मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकता है जो अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सकता है और बेटर से बेटर सर्विस या फिर बेटर से बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एम एट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस मैनेजरियल डिसीजन लाइक। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एम तो मैंने आपको बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अब डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं? वेदर टू मेक और बाय अ कंपोनेंट। क्या हमें कोई प्रोडक्ट या कंपोनेंट खुद बनाना चाहिए या बना हुआ परचेज कर लेना चाहिए? तो हम दोनों ही कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को खुद बना के बेचते हैं और वो हमें सस्ता पड़ता है तो हम उसको खुद बनाएंगे। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाने में या कंपोनेंट बनाने में वो कंपोनेंट सस्ता पड़ रहा है तो हम उसको खुद बना लेंगे, खुद मैन्युफैक्चर कर लेंगे। लेकिन अगर हमें वही कंपोनेंट कहीं दूसरी जगह से खरीदने पर सस्ता पड़ रहा है, जबकि अगर हम उसे बनाएं तो वो हमें महंगा पड़ेगा, तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि हम उसे बना हुआ ही खरीद लेते हैं, हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें खुद मैन्युफैक्चर करने में वो सस्ता पड़ रहा है और वही चीज अगर हम बनी हुई खरीदें तो वो हमें महंगी पड़ेगी, तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि हम उसे खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो वेदर टू मेक और बाय अ कंपोनेंट, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें कंपोनेंट बाय करना है या फिर मेक करना है। वेदर टू रिटेन और रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन। क्या हमें एग्जिस्टिंग मशीन को रिटेन करना चाहिए या फिर रिप्लेस कर देना चाहिए? अब ये डिसीजन हमें खुद लेना है। तो हम डिसीजन किस तरीके से लेंगे? हम मशीन को देखेंगे कि मशीन की प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है मशीन जो है वो कम क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, जबकि अगर हम उस मशीन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह नई मशीन लेके आ जाए तो हमारे बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है, उस टेक्नोलॉजी के पुरानी होने की वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही। तो हो सकता है कि अगर हम उसको रिप्लेस करें और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आए तो हमारे प्रोडक्ट और भी अच्छी क्वालिटी के बने और कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, मशीन में कोई डिफेक्ट नहीं है, मशीन को लेके कोई शिकायत नहीं है, तो हम मशीन को रिटेन भी रख सकते हैं। तो क्या हमें एग्जिस्टिंग मशीन को रिटेन करना है या फिर रिप्लेस करना है? ये डिसीजन तो तभी ले पाएंगे जब हम एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने में हमें कौन मदद करता है? हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब वेदर टू शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन। क्या हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या फिर जो है उसे कंटिन्यू करना चाहिए? मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर, महेश वाला, उसकी 3 दुकानें थी जिसमें से जो गारमेंट्स का बिजनेस था वो उसे लॉस दे रहा था।
तो उसको गारमेंट्स का बिजनेस बंद कर देना चाहिए था। ये उसे कैसे पता चला? जब उसने अपनी हर एक दुकान की, हर एक शॉप की कॉस्ट को डिटरमाइन किया, तब उसे पता चला कि उसे जो है गारमेंट्स के बिजनेस में लॉस हो रहा है। ये एग्जांपल हमने देखा था अपनी पिछली क्लास में। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस में बी फिक्स्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि हमें कॉस्ट फाइंड आउट कर सके। अब हम कॉस्ट फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और फाइनली अपना सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालना ही तो हमारा फाइनल मोटिव है। कॉस्ट हम कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ताकि जो है हम मार्केट में कस्टमर को बता सके कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट अकाउंट हमें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जिसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट और सर्विस का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। Cost accounting provide cost and revenue information on the basis of which no profit no loss level may be determined। तो cost accounting हमें cost और revenue की information provide करवाता है, जिसके बेसिस पे हमें ये पता चल पाता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो ऐसा कब होता है? ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ कब होता है। ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था, चलते हैं उसी एग्जाम्पल के ऊपर हमारे। आप ये देखो, हमने ये एग्जाम्पल देखा था। इस एग्जांपल के अंदर जो है एबीसी लिमिटेड की वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपए, फिक्स कॉस्ट 100 रुपए, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ रही थी 200 रुपए। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, जितने में एबीसी लिमिटेड का प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है, ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर सिर्फ उसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है, ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसको फायदा हो रहा है, ना उसका प्रॉफिट हो रहा है ना उसका लॉस हो रहा है। अगर मैं 280 रुपए बात करूं तो इस 280 रुपए के अंदर तो प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर हम प्रॉफिट को हटा दें या फिर अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी आप साइड हटा दो, तो बचेगा क्या? कंपनी की कॉस्ट। तो जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। या आप कह सकते हो हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दें तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो हम टोटल कॉस्ट को ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। तो क्लियर हो गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अब चलते हैं अपने आगे, कहां पढ़ते हैं हम। तो देख लिया हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफर्स फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। तो देख लेते हैं, वैसे आपको ऑलरेडी ये मालूम है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Its objective is to provide information about overall financial performance and financial position of the business। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया बैलेंस शीट। तो इसका सीधे सीधे मतलब क्या निकल के आ गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, यानी वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए बिजनेस की। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव देखें, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एसरटेन कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करवाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि हम डिसीजन ले सकें। सेकंड पॉइंट की बात करें, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इट शोज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? हम पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। यानी हम जो है, चाहे हमारा एक बिजनेस हो, 4 बिजनेस हो, 10 बिजनेस हो, चाहे हम एक प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करते हो, 2 प्रोडक्ट के अंदर, 4 प्रोडक्ट के अंदर, चाहे हमारे बिजनेस के अंदर 1 डिपार्टमेंट हो, 2 डिपार्टमेंट हो, 3 डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं करते। तो हम सभी की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं और सभी के रेवेन्यू को ऐड कर लेते हैं और फाइनली अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। इसको लेकर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, महेश वाला, आपको याद होगा। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि महेश की 3 शॉप थी, गारमेंट, रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है महेश एक सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर का एक फाइनेंशियल अकाउंट्स बनता है। तो महेश को क्या करना है? अपनी तीनों शॉप की कॉस्ट को ऐड ऑन करना है और तीनों शॉप के रेवेन्यू को ऐड ऑन करना है और फाइनली अपना प्रॉफिट निकाल देना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है आप इस तरीके से प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर लो। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आप इस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकते। आपके 3 बिजनेस हैं, आपको तीनों बिजनेस के अंदर अलग अलग कॉस्ट निकालनी होगी, अलग अलग रेवेन्यू निकालना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कुछ इस तरीके के अकाउंट्स बनवाता है। मैंने आपको बताया था हम चाहें तो गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर और डिटेल में भी आ सकते हैं। अगर सपोज गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर महेश जो है 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर डील करता है, 2-3 अलग अलग टाइप के कपड़े को सेल करता है,
तो हम पर्टिकुलरली हर एक कैटेगरी के कपड़ों में जा सकते हैं। शॉप के अंदर बच्चों के कपड़े अलग सेक्शन में सेल हो रहे हैं और बड़ों के कपड़े अलग सेक्शन में सेल हो रहे हैं। तो बच्चों के कपड़ों की कॉस्ट अलग कैलकुलेट हो सकती है, उनका रेवेन्यू अलग कैलकुलेट हो सकता है, उनका प्रॉफिट अलग कैलकुलेट हो सकता है। और यहीं बड़ों के कपड़ों का कॉस्ट अलग कैलकुलेट हो सकता है, रेवेन्यू अलग हो सकता है और प्रॉफिट अलग कैलकुलेट हो सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने डेप्थ में जाना चाहते हो जा सकते हो, आप जितना अंदर एनालिसिस करना चाहते हो, एक एक प्रोडक्ट का एनालिसिस कर डालो, एक एक चीज को छान डालो। जितना बिजनेस के अंदर घुसकर आप एनालिसिस करोगे उतना ही अच्छा आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आपको जो है हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट एक उठाई, रेवेन्यू एक उठाया और प्रॉफिट एक उठा लिया। इस तरीके से कॉस्ट की अकाउंटिंग नहीं होती, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है और डिसीजन मेकिंग के लिए हमें डेप्थ एनालिसिस करना होता है। यही बात मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी और वही बात उस पॉइंट में भी लिखी हुई है। इट शोज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यही कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, इट शोज द डिटेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। एम्फेसिस की बात करें, इट एम्फेसिस इज ऑन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेनली फोकस कहां पर होता है? रिपोर्टिंग करना ट्रांजैक्शन की। उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी है, सिर्फ ये बताना है कि हमारी कंपनी की इतनी कॉस्ट है, इतना रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी देनी है, एक रिपोर्टिंग करनी है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद रिपोर्टिंग करना नहीं होता, रिपोर्टिंग करने के बाद उस कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल लगाना भी होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है आप कॉस्ट को फाइंड आउट तो कर लोगे, फाइंड आउट करने के बाद उस कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करने की कोशिश भी आप ही को करनी है। तो कॉस्ट हमारी तीन तरीके की होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। तो आप अपने मटेरियल कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल लगाओ, लेबर कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल लगाओ, ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल लगाओ, क्योंकि आप बिजनेस के अंदर अपनी कॉस्ट के ऊपर जितना कंट्रोल लगा पाओगे, जितनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप रिड्यूस कर सकते हो तो आप ही का फायदा है, आप ही का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी अच्छे से अपनी कॉस्ट को मैनेज करते हो, किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग करते हो। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना मैंडेटरी है एज पर लॉ। तो कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको जो है लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को तैयार करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। किसने कहा है? कंपनीज एक्ट ने, इनकम टैक्स एक्ट ने। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड्स बनाने वॉलंटरी होते हैं, आप अपने फायदे के बना रहे हो, अपने सुविधा के लिए बना रहे हो, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बना रहे हो। तो आप अपने कॉस्ट अकाउंट्स क्यों बना रहे हो? ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, आप सही तरीके से डिसीजन ले सको और आपको फ्यूचर में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता, मन मर्जी है, बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी भी हो जाता है एक्सेप्ट इन सम स्पेसिफाइड इंडस्ट्री। कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज बता रखी हैं कि इन इंडस्ट्रीज को कॉस्ट अकाउंटिंग करना भी, कॉस्ट अकाउंट्स बनाना भी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अब ये स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज जो है वो बता रखी हैं बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर के बेस पे लिस्ट बनाई हुई है इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज की, जिनको कॉस्ट अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी होता है। तो ये लिस्ट जो है कहां पर डली हुई है? ये लिस्ट जो है कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी है कि इन इंडस्ट्रीज को कॉस्ट अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। अब उस लिस्ट के ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग वॉलंटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्सरी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एनुअल बेसिस पे बनता है। इसके अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिपोर्टिंग होती है वो एनुअल बेसिस पे होती है, साल में एक बार होती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली एज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ये अपनी मर्जी है, उसको जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से बना ले, जितनी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से देख ले कि उसको डेली बेस पे बनाना है, वीकली बनाना है, मंथली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है। क्योंकि ये कोई मैंडेटरी तो है नहीं, कोई कंपल्सरी तो है नहीं, किसी लॉ ने तो कहा नहीं है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने, कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करनी है, आपकी अपनी मर्जी है। आपको जितना डिटेल एनालिसिस करना है अपने बिजनेस की कॉस्ट को लेके आप उतने डिटेल बना लो। यूजर्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए करी जाती है? ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी होती हैं? सप्लायर, डेटर, बैंक एक्सेट्रा। जो ओनर और शेयर होल्डर होते हैं और एक्सटर्नल पार्टीज यानी जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जाती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए करी जाती है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। क्यों करी जाती है? ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हर किसी को दिखा दिए जाते हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होती। जब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकल कर आती है, एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है, प्रिंट आउट निकल कर आता है उसका, हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो उस रिपोर्ट के अंदर डले होते हैं, वो सबको बता दिए जाते हैं, सबको दिखा दिए जाते हैं। इवन कंपनी की वेबसाइट पर भी जो है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अपलोड होता है, तो वो सबके साथ शेयर कर दिया जाता है, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती।
जबकि कॉस्ट अकाउंट्स या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करे जाते। इवन शेयर होल्डर्स के साथ भी कंपनी का मैनेजमेंट जो है कॉस्ट स्टेटमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स को शेयर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सीक्रेट रिकॉर्ड्स होते हैं। आप कभी भी अपने बिजनेस की एक्चुअल कॉस्ट किसी को बताना नहीं चाहोगे। आप कभी भी ये नहीं बताना नहीं चाहोगे कि आपके बिजनेस के अंदर कॉस्ट किस तरीके से लग रही है, आपकी मशीनरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, लेबर कितना इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितने घंटे क्या काम हो रहा है। आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। बिजनेस के अंदर जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं वो कभी किसी को ये बात बताना नहीं चाहते, इवन शेयर होल्डर को भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि शेयर होल्डर और ओनर के बीच डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओनर कौन होते हैं? ओनर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया होता है, जिन्होंने कंपनी की नींव रखी होती है। जबकि शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। शेयर होल्डर तो बाद में कितने मर्जी आते जाते हैं। अगर आपने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। अब एक शेयर खरीदने से आप कंपनी के मालिक थोड़ा बन गए। अब जो कंपनी के ओनर होंगे, कंपनी के एमडी होंगे, चेयरमैन होंगे, वो आप लोगों के साथ कंपनी के सीक्रेट शेयर थोड़ा करेंगे। तो जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम हिस्टोरिकल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हो चुकी है, जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कब बनके तैयार होती है? जब ईयर एंड हो जाता है, तो हम हिस्टोरिकल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। जबकि कॉस्ट अकाउंट की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंट के अंदर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। पास्ट डाटा को क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि हमें पास्ट डाटा के बेस पे अपने स्टैंडर्ड्स तय करने होते हैं कि पास्ट में इतनी कॉस्ट इनकर हुई थी, इतने यूनिट्स पे इनकर हुई थी, तो ये हमारा एज एन स्टैंडर्ड काम करेगा कि हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट है और स्टैंडर्ड यूनिट्स है। जबकि प्रेजेंट पे तो हम काम कर ही रहे होते हैं, जब प्रेजेंट पे काम कर रहे होते हैं तो उसको तो रिकॉर्ड करना ही है। और ये पास्ट का डाटा एनालिसिस करके प्रेजेंट पे काम क्यों करते हैं? ताकि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगा सकें, अपने फ्यूचर के अंदर अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। वैसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट नाम का कॉन्सेप्ट चलता है कि हम कई बार एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, कई बार एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं। तो जब आप एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालोगे तो आपको अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता पाओगे और समझ पाओगे कि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही डाटा को रिकॉर्ड करना होता है। फॉर्मेट की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फॉर्मेट होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, यानी सेम होते हैं। कंपनीज एक्ट ने पहले से बता रखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस फॉर्मेट में बनेगा, बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनेगी। तो पर्टिकुलरली फॉर्मेट प्री डिसाइडेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट डिसाइड नहीं होते। हर कंपनी की अपनी मर्जी है, हर मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है, उसको जैसी रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके के फॉर्मेट्स तैयार कर सकता है अपने कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। वो डिपेंड करता है, अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि उसको डिटेल एनालिसिस करना है अपने प्रोडक्ट का, डिपार्टमेंट का, अपने बिजनेस का, तो वो डिटेल फॉर्मेट बनाएगा। जबकि अगर किसी को लगता है कि हमें ऊपर ऊपर से सिर्फ ब्रीफली एनालिसिस करना है अपनी कॉस्ट का, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत अपना हल्के फुल्के फॉर्मेट तैयार कर लेगा। तो डिपेंड करता है कि हर कंपनी की, हर बिजनेस की कैसी रिक्वायरमेंट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉर्मेट जो होते हैं वो हर किसी के डिफरेंट होते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा स्टॉक वैल्यू होता है वो किस प्राइस पर होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कि हम कॉस्ट को वैल्यू किस पे करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए जिसके बेसिस पे हमने अपना डिफरेंस बिटवीन देख लिया कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इतने पॉइंट्स काफी हैं, इसको आप अपने एग्जाम में लिख कर आओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।